शो में। इंटरपोल की जानिब से बड़ी गिरफ्तारी, सिंध मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। खिदमत खल्क फाउंडेशन मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल। सिंध पुलिस फंड्स में अरबों रुपए की मुबैना बेकायदगियां बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। समय पहले अहम एक गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए इस पर जो है वो हमारे सामने होती हुई एक बड़ी कार्रवाई हम जिसे कह सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के हवाले से, फेक अकाउंट्स के हवाले से वो अहम पेशरफ जो इस पर है वो उसमें इंटरपोल का रेड नोटिस जो आपके सामने, जिसके मुताबिक फ्यूजिटिव वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन, और ये जो मुल्क से मफरूर हुए ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिनका नाम असलम मसूद है, और ये 9 जनवरी 2018 को यहां से इस मुल्क से मफरूर हुए। और ये केस जो दर्ज हुआ ये 6 जुलाई 2018 को जो है इस पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और ये जो स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से वो, और फिर एक मामला जो सब्सिडियस है जिसके ऊपर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो हमें फेक अकाउंट्स रोजाना बड़ी तादाद में आते हुए नजर आ रहे हैं और जिनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिनका हजम भी बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज वेरी सब्सटैंशियल केस और वो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो उस पर चल रही है। लेकिन इस अहम तरीन गिरफ्तारी और इसके साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो आज एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से है, जिसमें लंदन के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसकी एक फाउंडेशन खिदमत खल्क फाउंडेशन है, और जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 700 पीपल, यानी 700 लोग मुलव्विस हैं जो खिदमत खल्क के नाम से पैसा बरतानिया भेजते थे और जिनके अकाउंट्स जो थे इस पर बेसिकली इस्तेमाल होते थे खिदमत खल्क के एज अ टूल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम इंकशाफात भी एफआईए की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि कुछ अहम नाम है एमक्यूएम के, और शायद वो लोग अब और किसी जमात पे भी चले गए हों जिनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर घेरा तंग हो चुका है इस हवाले से। इस अहम केस की तफसीलात क्या है ये भी जानते हैं, और मेरे साथ सरफराज मर्चेंट साहब इस वक्त मौजूद हैं, लंदन से साथ मौजूद है हमारे, और आप इस केस में अहम फरीक हैं, आप कंप्लेनेंट हैं एफआईए में। ज्वाइन करें सर। आप पहले सरफराज साहब का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये बातें आपकी 21/9/2017 की एफआईआर जो मेरे हाथ में इस वक्त है उसमें दर्ज थी, उसकी कंप्लेन में कि किस तरह ये होता है, और आप एफआईए भी इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन उसी लाइन पर चलते हुए आगे बढ़ रही है। सर ये क्या हो रहा था? खिदमत खल्क के नाम पे पैसा जा रहा था, एनजीओ के नाम पर किस तरह से इनके अकाउंट्स बनते थे फेक, क्या हो रहा था, किस तरह से होता था ये सरफराज साहब? देखिए जी, खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है वो एक फलाही इदारा जो एमक्यूएम ने बना के रखा था। बेसिकली वो फलाही कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर उसको यूज किया जा रहा था बेसिकली जो इनकी जो सारी मनी ट्रांसफर्स होते थे, इनके बैंक अकाउंट्स होते थे, इनकी वहां पर पेमेंट्स होती थी, उसके लिए यूज हो रहा था ये। और ये बेसिकली फलाई कम और पर्सनल गेन्स के लिए यूज हो रहा था। बहरहाल ये चीजें एफआईआर के कंटेंट्स हैं और ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी मंजर आम पे मैं लाया था उस वक्त जिस पे से एफआईआर लॉन्च हुई थी, और बहुत अच्छी बात है अगर आप बता रहे हैं कि एफआईए ने भी ये डील कर ली है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस में भी ये चीजें अब साबित होने लगेंगी। सही है। तो मर्चेंट साहब ये तो यानी धोखा कहेंगे आप इसको, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज कहेंगे। इन एम्बुलेंसेस को हम देखते थे खिदमत खल्क के नाम से, और कब्रिस्तान हो या फिर फलाही काम हो हर तरफ से होता था। तो ये भत्ता कलेक्शन होती थी, ये पैसा सारा जाता था। इस बारे में आपकी आगाही क्या है इस वक्त है, और आपने एफआईए की तहकीकात में क्या मदद की अब तक इस सिलसिले में, क्या आपकी तरफ से पेश किए गए चीजें? देखिए जी, ये जितना भी पैसा जमा होता था कराची में, चाहे वो जमीनों से, एक्सटॉर्शन से, भत्ताखोरी से, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है, इट्स अ नोन फैक्ट कि किस तरह से ये पैसा जमा करते थे। और इन्होंने एक एंटिटी रखी हुई थी केकेएफ, उसका ये बेसिकली शोल्डर इस्तेमाल करते थे, उसी में पैसा जाता था। अब उसके अंदर से ये पैसा निकल के इनके प्राइवेट लोगों के, जो इनके ट्रस्टीज थे उस वक्त या जो मेंबर्स थे उस ट्रस्ट के, उनके अकाउंट्स में जाता था। उनके अकाउंट से ये पैसा सारा लॉन्डर होता था पर्सनल गेन्स के लिए। अल्ताफ हुसैन के अकाउंट में, उनकी ऑफिस के, उनके सिक्योरिटी के लंदन के बिल्स, उससे प्रॉपर्टीज खरीदना, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना। और ये सब वही लोग हैं जो चेहरे आज आप देख रहे हैं जो ऐवानों में बैठे हैं, जिनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं।
तो बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है बहरहाल, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। FIA की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और FIA अब उस पॉइंट तक पहुंच गई है और उनके पास सारी बैंकिंग ट्रेल और मेरे ख्याल में सारे सबूत मौजूद होंगे। अच्छा, जो FIA से हमारे इत्तलात हैं, जो जराए बताते हैं कि 50 से जायद रहनुमा है जी इस पर जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस में इस तरह से मुलव्विस रहे हैं, ऑलमोस्ट अबव 50। तो आपने जो नाम दिए हैं वो भी है, जो सबूत दिए हैं FIA को, तो वो भी 50 से ज्यादा है या कम है या उससे भी ज्यादा है? कहीं 100-150 में कितने हैं आपके पास जो आपने दिए? देखिए जी, मेरे पास तो जो लोगों की डिटेल्स थी वो हेवीली जिन्होंने ट्रांजैक्शन की थी, कुछ लोग थे जो इनके सीधा और खास जो उसके रहनुमा थे और जिनका KKF की ट्रस्ट में भी किसी न किसी तरीके से वो सिग्नेटरी थे या उनको उसके फैसले, उस बोर्ड के फैसले में बैठते थे। अच्छा, ठीक है, और उन्हीं की अप्रूवल से ये सारी चीजें डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट होती थी, जिसमें उनके अपने खुद के या उनके रिश्तेदारों के भी अकाउंट्स हैं। तो मैंने वो नाम दिए थे, लेकिन चूंकि अब जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी होता है और जब FIA बेसिकली जब गई होगी डिटेल्स में, तो उन्हें बहुत सारे लिंक्ड अकाउंट्स में ये चीजें मिली होंगी और जिससे उन्होंने ये इतने सारे नाम रिवील किए हैं। और मैंने कुछ कंपनीज के नाम दिए थे जिनको पैसा जाता रहा है इन्हीं लोगों के थ्रू, KKF से इनके अकाउंट पे, इनके अकाउंट से, जिसमें कुछ PR फर्म्स थी इंग्लैंड की, जिसमें जो वहाँ लॉयर की फर्म्स थी, जिसके अंदर और बहुत सारे अकाउंट्स थे। इनकी सिक्योरिटी, अल्ताफ हुसैन की सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट थी, उनके ऑफिस के बिल्स थे, उनके ऑफिस के रेंटल्स थे। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं और बहुत से अकाउंट्स हैं जिसको जो है वो उन्होंने मॉनिटर किया है, उनको देखा है और उनकी सारी ट्रेल FIA के पास मौजूद है। और बस थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि इस वक्त वो गवर्नमेंट का हिस्सा है MQM। अगर मतलब किसी हर चीज को बालाए ताक रखे, जैसे कि आज इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, जो उनका विजन है, अगर उसके हिसाब से चला जाए तो वो हो सकता है। हर चीज सर, मैं यही 700 अफराद हो या 70 हो, जितने भी हो, ये अमाउंट कितनी बनती है? ये आपके नजदीक हाउ मच अमाउंट इज इन बिलियन? यानी एग्जैक्टली आप फिगर्स बता सकते हैं या कोई एस्टिमेट है कितने अरबों रुपए यहां से गए होंगे कराची से? भत्ता तो शायद अरबों रुपए में होता था, जो अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक सेक्टर है कराची की इकोनॉमी का, जो लंदन गया। ये सिर्फ भत्ता नहीं होता था जी, ये सिर्फ भत्ता नहीं होता था। मैं आपको इसमें और क्लेरिफाई कर दूं, भत्ता तो होता ही था, उसके अलावा जो पूरे कराची को इन्होंने बेचा है जिस तरीके से बेदर्दी से, उसका पैसा है वो भी अरबों रुपए है। प्लस जो ये जोरी खाले जमा करते थे हर साल, हर साल तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए तो इनको खालों से आते थे। उसके अलावा अरबों रुपए की ये जमीनें बेचते थे, ठीक है। उसके अलावा अरबों रुपए का ये भत्ता लेते थे। ये आज अगर इतने सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो ये इतना बड़ा अमाउंट होगा, इतना बड़ा अमाउंट होगा। हम इस वक्त जो बाकी इन्वेस्टिगेशन थे उनको एक तरफ रख दें पूरे पाकिस्तान की, और इनकी करप्शन को एक तरफ और इनकी इस मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरफ रख दें, ये बराबर है। मतलब आपके फिगर्स भी आपके जहन में सोचने के लिए, जिन्होंने 10, 15, 20 साल इस शहर के ऊपर हुक्मरानी की और जिन्होंने नाजायज लोगों को परेशान करके और नाजायज तरीके से लोगों को पता नहीं किस किस पद पे पैसा लिया हो, वो अरबों खरबों से। और कराची आपको पता है हब है पाकिस्तान जी, तो इस हब से जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है उसका कोई अंदाजा आप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आप सारे सबूत में लास्टली आपसे पूछो, सारे आप जो आपके पास चीजें थी, यानी आप तो FIA को आगाह कर चुके हैं, मदद भी की आपने FIA की, और नाउ यू आर सेटिस्फाइड ऑल्सो, जो आपको मैं इत्तला दे रहा हूं, आप इससे आपको पूर्ण उम्मीद है, आप कह रहे हैं हाँ जी सही डायरेक्शन में जा रही है, और इवेंचुअली ये जो नाम है ये बेनकाब भी होंगे और कठेरे में भी होंगे जिन्होंने कराची की आवाम के पैसे को यहां से इस पर जो है भेजा है। सरफराज साहब, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ FIA की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, वो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। और बेसिकली तो इनका जो मास्टरमाइंड है, जो आज भी इनका मास्टरमाइंड है, अल्ताफ हुसैन जो बैठा हुआ है लंदन में, ठीक है, बेसिकली तो मास्टरमाइंड वो है। जो इनके 2-3 मास्टरमाइंड्स हैं, उनमें से वो तीनों मास्टरमाइंड्स इंग्लैंड में बैठे हैं, इस वक्त लंदन में बैठे हैं, और वहां की एजेंसीज को भी, वहां की इदारों को भी इस चीज का पता है कि इन्होंने किस किस तरीके से सारी चीजें की हैं। मेरे ख्याल में अब FIA और वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस मिलके जब इस एक पेज पे आएंगे तो ये वहां भी और यहाँ भी दोनों जगह ये बेनकाब होंगे, रुस्वा होंगे और इनको सजाएं। एक चीज सरफराज साहब मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मोहम्मद अनवर के और 1-2 और के तो जो इस पर हैं वो रेड वारंट्स और रेड नोटिसेस इंटरपोल के जरिए इमरान फारूक मर्डर केस में जारी हो चुके हैं, तो एक डेवलपमेंट तो वो भी है इस पर। और ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली
हम लंदन से भी यहाँ बुलाया जा सकता है, रेड नोटिस अगर इमरान फारूक मर्डर केस में हो सकते हैं तो इसके भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इन सब चीजों की ट्रेल्स मौजूद हैं। जो ये रेड नोटिस निकले हैं आज, ये भी एक बहुत खुशाइन चीज है। और मेरे ख्याल में जो इसके मुजरिम है, इसका बेसिकली सबसे बड़ा जुर्मदार है, जो हुक्म देता था वो अल्ताफ हुसैन है। वो भी इंशाल्लाह कानून के कटहरे में आएगा। और ये जो लोग हैं, ये खुद आके, जिस दिन ये अरेस्ट हो गए, ये खुद आके गवाही देंगे, क्योंकि इनको पता है, ये उसके करीब तरीन लोग थे कि इनको पता है कि किसने ये ऑर्डर किया था और किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और इमरान फारूक को किसने मर्डर करवाया है। ये सारी चीजें और हर चीज सबूत पड़े हुए। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद होंगे अंसार बनी साहब, इंसानी हुकूक के रहनुमा इस वक्त हैं और गहरी नजर रखते हैं मुल्क के मामलात पर भी। हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस वक्त ज्वाइन करेंगे। और हम सुबह सिंध में आएंगे और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ कराची शहर की, मजमूई तौर पर सिंध की गवर्नेंस की बात भी होगी और उस अहम तरीन गिरफ्तारी की इंटरपोल के जरिए जो हुई है उस हवाले से कुछ अहम हकायक होंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद बात रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह KKF खिदमत खल फाउंडेशन के जरिए मुबैना तौर पे FIA की तहकीकात के मुताबिक पैसा कराची में जो भत्ताखोरी, खालों का और दीगर जराइम का या डोनेशंस का वो लंदन जाता था और वो मनी लॉन्ड्रिंग में एक तरह से खिदमत खल के अकाउंट्स का इस्तेमाल होता था या उस नाम से वो ट्रांजैक्शंस होती थी। और ये इस सिलसिले में कुछ बड़े बड़े नाम है जिनके ऊपर FIA की इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही हैं। सरफराज मर्चेंट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और इंपॉर्टेंट केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस, और ये फेक अकाउंट्स केस है जिसमें आए रोज एक नया इंकशाफ होता है, आए रोज अकाउंट्स की तादाद बढ़ती है। और अब जो हुई है वो गिरफ्तारी हुई है असलम मसूद नामी शख्स की, और ये CFO ओमनी ग्रुप के जिनकी गिरफ्तारी इस पर इंटरपोल के जरिए हुई। रेड नोटिस इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें कहा गया जी कि ये 9 जनवरी को यहां से मफरूर हुए थे, जुलाई में मुकदमा कायम हुआ था इनके खिलाफ और इन पर इल्जाम यह है कि ही वॉज द मेन कैरेक्टर फेक अकाउंट्स बनाने में, जिसमें बैंक्स के साथ मिलकर या गठजोड़ के साथ ये होता था, जिसको बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वो पैसा बाहर ट्रांसफर होता था। और फिर उसके बाद दुबई से लंदन, स्विट्जरलैंड कहां का पैसा जाता था, ये सब हम सोच ही सकते हैं। मेरे साथ इमदाद सुमरो साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, अंसार बनी साहब इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, जनाब हलीम आदिल शेख साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकने सूबाई असेंबली हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इमदाद सुमरो साहब, पहले मैं असलम मसूद की गिरफ्तारी की अहमियत क्या है ये हम नाज़रीन तक अगर बताना चाहें ना, तो पहले आप हमें आगाह करें, क्या अहमियत है इस गिरफ्तारी की असलम मसूद? सफान साहब, ये गिरफ्तारी कल रात को हुई है देर से, जब ये असलम मसूद साहब जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ओमनी ग्रुप के, ये लंदन से जिद्दा पहुंचे थे। तो इनको गिरफ्तार किया गया है, इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है और ये इसके फॉलोअप में है कि FIA ने इनके रेड वारंट्स जारी किए थे। मेरी FIA ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक असलम मसूद गिरफ्तार नहीं हुआ था तो ये जो तहकीकात थी सिंध के बड़े जो मेगा करप्शन है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये सिंध की तारीख का FIA का सबसे बड़ा करप्शन का केस है। अच्छा। जिसमें मुबैना तौर पे एलिटली जो सिंध की रूलिंग पार्टी के जो मरकजी रहनुमा है वो मुलविस हैं। पर्दे के पीछे वो हैं। बाज़ार हमें अनवर मजीद, AG मजीद, कुछ और चेहरे, हुसैन लवाई, असलम मसूद, ये सारे मोहरे हैं और इनके बेनिफिशरी सिंध की जो रूलिंग एलीट है, जो 10 साल 11 साल से सिंध के ख़जाने को लूट रहे हैं। तो ये जो पैसा था बुनियादी तौर पे, ये सिंध के अवाम का पैसा था, सिंध के अवाम के दवाइयों का पैसा था, सिंध के अवाम के पानी का, सिंध के अवाम के रोड रास्ते का पैसा था, जिसको लूटा गया और लूट के उस पर डाका डाल के और ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काबिल तारीफ है। तो FIA ज़राए का ये कहना था कि जब तक असलम मसूद गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि ये मेजर अक्यूज्ड है और मास्टर माइंड है इस सारे मामले का, इन्होंने ये जो फेक अकाउंट्स के जरिए, मुलाजमीन के नाम के जरिए, ये जो आजकल खबरें आ रही है, कभी ठेले वाले का, कभी जूस वाले का,
ये जो उनके नाम पे अकाउंट्स आते हैं, ये सारी मैनेजमेंट इसने की थी मुख्तलिफ बैंकों के, जिसमें हुसैन लवाई है, मुख्तलिफ बैंकर है कि किसी के नाम पे अकाउंट खोला गया, फिर उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो इसको ये बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे रहे हैं और 1-2 रोज़ में एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो इसको बाकायदा सऊदी अरब से तहवील में लाकर यहाँ पर लेके आएगी। ये पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पुराने बैंकर है, और जब ये रिवील करेंगे इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो चीज़ें सामने आएंगी तो इससे बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी चीज़ें FIA के हाथ में आएगी। आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं ये बता दूं कि ये एक बड़ी गिरफ्तारी ज़रूर है, लेकिन आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, जिसमें ये आखिरी कड़ी गुमशुदा थी, जो आखिरी कड़ी भी FIA को मिल गई है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, मतलब इससे बड़ी और सियासी तौर पे बड़ी, यानी नवाज शरीफ साहब के हम पल्ला को गिरफ्तारी होने वाली है, मतलब उससे वो नवाज शरीफ साहब से बड़ी गिरफ्तारी तो वही और कौन सी, मतलब सियासी तौर पे हम पल्ला गिरफ्तारी मतलब? जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आपका अंदाजा। चले जी, मैं अब अंदाजे लगा रहे हैं, हिंट्स पे बात हो रही है, लेकिन हरीम आदिल शेख साहब, मैं पहले आपसे फिर अंसार साहब से, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली ये पैसा गया है, ये KKF का आपने अगर किस्सा सुनो अभी इस ब्रेक से पहले, और अब ये वाला मामला जो हम सुन ही रहे हैं, मुसलसल गोले गंडे वाला, इधर वाला उधर वाला, और फिर ये एक शख्सी गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए, कितनी अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके नजर में? और ये जिस तरह सूबा सिंध का पैसा लूटा गया है, बाहर भेजा गया, इस पर क्या आपके तासुरात है सलीम साहब? देखिए, ये जो हम सिंध पे तबसरे कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, जहाँ जाते हैं स्कूलों में छतें नहीं हैं, बच्चे छपरों में पढ़ रहे हैं, गटर का पानी सिंध के लोग पी रहे हैं, डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ नहीं हैं, बुरा हाल है, थर में बच्चे मर रहे हैं, भूख है, अफलास है, कराची कचरिस्तान बना हुआ है, हर जगह कचरा जमा हुआ है। खुद सोचते हैं ना कि इतने कहने को अरबों के फंड थे, जाते कहाँ हैं? अभी भी इस दफ़ा होशरबा फंड इन्होंने जब दिया तो हमने तो पहली दफ़ा देखा बुक्स में जाके कि अरबों रुपए के फंड्स होते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? पता चलता है कि बाहर चले जाते हैं। और ये सही फरमाया सुमरो साहब ने कि ये जो है ना, ये तो छोटी मुर्गियाँ हैं ना, छोटी मछलियाँ जो भी जिनके नाम आ रहे हैं, कहने को बड़ा नाम है अनवर मजीद, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है? अभी सामने आया चाहता है। बड़ा नाम है AG मजीद, पर्दे के पीछे कौन है? अभी सामने आया चाहता है। बड़ा नाम आ गया असलम मसूद, पर्दे के पीछे कौन है? सामने है, बिल्कुल, कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। ये सारी जरदारी कॉरपोरेशन, ये आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, इनका खानदान, सब पकड़े जाने हैं इसके अंदर। असलम साहब चूंकि साफी है, खुल के नहीं बता रहे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, खुल के बता रहा हूँ, मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। किसका पैसा किसने भेजा? अनवर मजीद किसका फ्रंट मैन है? AG मजीद किसका फ्रंट मैन है? ये सारी कंपनियां किसकी हैं? ये ओएसिस ने किसको पैसे दिए? थर के आरओ प्लांट के गंदा करप्शन का पैसा कहाँ चला गया? और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा पैसा, लूट का पैसा कहाँ चला गया? और अलमिया देखें, अलमिया क्या है कि वजीर आला साहब बड़े मासूम से बेचारे बन के फिर रहे होते हैं। अरे इनके नीचे, इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, इन्हीं की मिनिस्ट्रीज में सब कुछ हो रहा है। कोई फाइल वजीर आला के पास से गुजरने के बगैर कहीं जाती नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ बैड बॉय, कुछ अच्छे बॉय, जिन्होंने अपने अपने नाम बदले किए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पूरी की पूरी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट नीचे से लेके ऊपर तक इस गंद में शामिल है और वो इसका हिस्सा है। कैरेक्टर्स चेंज है, कोई फ्रंट पे है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर है, लाजिम है, लेकिन ये सारे शामिल है। जब आप कहते हैं कि ड्रामे में आपको लगता है, या फिर अगर फवाद चौधरी साहब जिस तरह कह रहे थे कि ये अगली APC अडियाला जेल में होगी, या आप कहते हैं कि नजर आ रहा है कि गिरफ्तार हो रहे हैं, और ये असेसमेंट है एक आम सिटीजन की भी, चले जी ये गिरफ्तार हो जाएंगे या तहकीकात आगे बढ़ेंगी इस सिलसिले में, लेकिन जब आप कहते हैं तो फिर अगर कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो लोग कहते हैं कि आप भी कह रहे थे, देखें वो PTI को पहले से पता था गिरफ्तार होने वाले, ये गठजोड़ है जी इनका और अकाउंटेबिलिटी इदारों का, इन्हें कैसे पता चल जाता है? तनकीद हो जाती है आपको। आप नहीं समझ रहे। सैफान खान मेरी बात सुने, बेल किसने कराई हुई है यार? हमने तो नहीं कराई हुई, सुमरो ने तो नहीं कराई हुई, बरनी साहब ने तो नहीं कराई हुई, आपने तो नहीं कराई। बेल जिन्होंने कराई हुई है, जिनके नाम इन्वेस्टिगेट, उन्होंने पकड़ा जाना है ना। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जो मुल्जिमान है, ओमनी ग्रुप के जो फ्रंट मैन है, कुछ छुपा हुआ बात तो नहीं कर रहा ना मैं। ये लोग नॉमिनेटेड हैं, इन्होंने बेल्स कराई हुई है, ये इसकी बेल के ऊपर है, इनके ऊपर केस चल रहा है, इनके ऊपर लोग सामने आ रहे हैं। तो कौन सा हमने कोई ख्वाब देख लिया, कौन सा हमने कोई पेशेन कोई कर दी? मैं नजूमी नहीं हूं, मैंने ख्वाब, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो आप लोग टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि GIT किसके ऊपर बनी हुई है, बेल किसने कराई हुई है, अदालतों से जमानतों पर कौन है, केस में कौन है, किसके फ्रंट में अंदर है। इतनी आसान चीज मुश्किल करके आवाम को क्यों बताएं? आवाम को पता तो चले कि आज अगर उनका बुरा असर है, आज ये महंगाई, आज पाकिस्तान से पैसा लूट के मुल्क को कर्जों में धकेल दिया, ये 10 साल के हुक्मरान है।
पता चलेगा किसने अवाम को यहाँ पहुंचाया है, किसकी वजह से आज महंगाई हो रही है, किसकी वजह से हालात खराब है, इनकी वजह से, इनके गंदे करतूतों की वजह से आज इकट्ठे हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हो रही है, हो क्यों इकट्ठे हो रहे हो? सही हनी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। लेकिन अभी अंसार हनी साहब, मैं ये जो हलीम आदिल शेख साहब ने बात की है, अंदाज उमर साहब ने बात की, आपने सुनी भी दोनों बातें गुफ्तगू, और इसके अलावा एक केस का खिदमत खल का जिक्र हुआ, आप क्योंकि एक एनजीओ इस पर ऑपरेट करते हैं, मैं इसलिए पहले चाह रहा हूं कि अगर आप उस पर भी बात कर लें। ये जो इल्जाम है और एफआई की तहकीकात हैं, कंप्लेंट है, एफआईआर है बाकायदा, और अब तो कह रहे हैं तहकीकात आगे बढ़ रही है, कैसा किस तरह बत्ताखोरी का, कुर्बानी खालों का जाता था इस मुल्क से। ये क्या हो रहा था सर, ये एनजीओ के नाम पर क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये देखिए, ये इंतहाई तकलीफदेह अमर है, ये हमारा वतन है, ये हमारे इंसानों की खून पसीने की कमाई थी जो इस पे करप्शन की गई है, और करप्शन के ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत या कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए। मैंने 12-14 साल पहले हुकूमतों को खत लिखे हैं और उस वक्त से अब तक लिखता चला आया हूं कि बहुत सारी जो करप्शन हो रही है, जो बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो थ्रू एनजीओज हो रही है, और उसकी तहकीक होनी चाहिए। बाहर से पैसा कैसे आ रहा है, यहां से पैसा कैसे जा रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर मुझे बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा, बजाय इसके कि मुझे अप्रिशिएट किया जाता, मैं बहुत सारी तकलीफों से गुजरा और उन तकलीफों से मैंने परवाह न करते हुए उसका मुकाबला जारी रखा। अब सवाल यह पैदा होता है कि मैं ये भी परेशान हूं कि पहले भी तो बहुत सारी तहकीकातें हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोगों को फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर खाने क्या हुआ, पैसे वो बटे या आपस में कोई मुकमुका हुआ, और उसके बाद फिर वो सारे पाक दामन और पाक साफ हो गए। तो मुझे ये भी फिक्र है कि आज भी कहीं कोई इल्जाम ना हो और कल वो पाक दामन हो। तो फिर अगर ये मुल्क के साथ इसकी किस्मत से ये खेलना है तो इस खेल को बंद किया जाए, या फिर हमें बताया जाए कि ये शवाहिद हैं और इन शवाहिद के तहत इनको ये सजा दी जा रही है। ये आज भी हो रहा है। आप कह रहे हैं आज भी हो रहा है, 10-12 साल से हो रहा था, आपने आइडेंटिफाई किया, देखिए अब भी जाहिर है कि देखिए करप्शन तो नहीं रुकी ना। आप चले जाइए, आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको यार रिश्वत देनी पड़ती है। मैं नाम नहीं लेता, मैं बहुत सारी चीजों से बहुत सी एनजीओ अच्छी भी हैं, यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि हर एनजीओ, लेकिन जो है उनको इबरतनाक सजा का नमूना बनाना चाहिए। एनजीओ का मतलब इंसानी खिदमत है, एनजीओ का मतलब इंसानी हुकूक, इंसानी अजमत व वक़ार का बढ़ाना है उसको। एनजीओ का मतलब ये नहीं है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, आप असले में इन्वॉल्व। ये मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन में जो जड़ है इसकी, ये है दहशतगर्दी। जो दहशतगर्दी है वो करप्शन से ही पैदा होती है। और मेरा मुल्क जो सफर कर चुका है वो इसीलिए सफर कर चुका है कि जो भैंस बनाए हुए लोग हैं, एनजीओ बना के जो बैठ के जो तमाशे लगा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का नमूना बनाना चाहिए ताकि हम आइंदा के लिए कुछ बेहतर कौम बन सकें। सही है, ये होना चाहिए। अच्छा, इमदाद उमर साहब, जब हलीम आदिल साहब बात कर रहे थे तो आप गालिबन कुछ कहना चाह रहे थे उस पर, इमदाद उमर साहब? जी, वो दो चीज़ें जो हलीम आदिल शेख साहब ने की या अंसार साहब ने अभी की, मैं उसका थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। एक तो आपने उनसे सवाल किया कि यह आपकी ख्वाहिश है, असेसमेंट है कि फ़लाँ फ़लाँ गिरफ्तार होंगे, तो ख्वाहिश और असेसमेंट से बात बढ़ चुकी है। अच्छा, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे हैं, वो तहकीकात देखी हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो चीज़ें हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, तो अब कोई अगर पॉलिटिकल एनआरओ नहीं होता, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये भी इस्टेब्लिशमेंट का ध्यान अपने तरफ मुतवज्जो कराने की एक कोशिश थी कि आप हमें पॉलिटिकल एनआरओ दें। हमने पहले भी 2 महीने पहले तक आपके मोहरे का बखूबी हमने किरदार अदा किया है। एनआरओ हलीम आदिल साहब कह रहे हैं एनआरओ नहीं होगा किसी सूरत में, गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा जी एनआरओ। एफआईए तो इमरान खान साहब के मातहत है नहीं, वज़ारत दाखिला। जी वो सैफान साहब, अब बात यह है कि यहाँ पर सियासतदानों पे बहुत ज्यादा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ताकतवर हलके हैं, तबके हैं, असल हुक्मरान हैं, जाहिर हुक्मरान हैं, पर्दे के पीछे हुक्मरान हैं, किसी का भी कोई करैक्टर हमें नज़र नहीं आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें एक दिन बताया जाता है कि MQM जनाबपुर के नक्शे बरामद होते हैं, वो मुल्क दुश्मन जमायत है, दूसरे दिन वो फौजियों के साथ शरीक इक़्तिदार होती है। हमें एक दिन बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी जैसी गंदी जमायत और करप्ट जमायत कोई होए नहीं। फिर 2007 में वही डिक्टेटर उनके साथ एनआरओ करके उनको सबको क्लीन चिट दे रहा होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एनआरओ अगर नहीं है तो दैट मींस कि इट इज कंफर्म्ड। आपने पेपर्स देखे हैं? बिल्कुल आपने सही, खुद देखे? बिल्कुल सही। दूसरा ये जो जी सॉरी आप बोलिए। जी, दूसरा ये जो हलीम आदिल शेख साहब ने बड़ी एक जबरदस्त बात की
कि CM सिंध मुराद अली शाह के हवाले से वो जो बैड कॉक और गुड कॉक का जो खेल खेल रहे हैं, तो अब हमारा सवाल ये बनता है कि 4-5 डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि ये जो 10 साल का हमें अकाउंट्स, ठेकेदारियों का, जो बीमार सनतों का रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, फूड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, ये क्यों नहीं दिया जा रहा? इसकी सिर्फ वजह यह है कि उसमें इतनी ज्यादा करप्शन है कि जब ये रिकॉर्ड किसी इदारे के हाथ में आ जाएगा तो ये तूफान से भी बड़ा कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा। ये मुराद अली शाह साहब अपने इदारों को क्यों नहीं कहते हैं कि इनको आप रिकॉर्ड दे दें अगर वो साफ है? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का जो खेल है, ये आवाम को धूल झोंकने की साजिश है। सिंध का जितना भी पैसा लूटा गया, जो 1600 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट थे, उसमें 80% जो डाका डाला गया है, उसके एक एक पैसे की करप्शन पे CM सिंध मुराद अली शाह के सिग्नेचर। हमने सुना है कि लोग घबराए हुए हैं ना बहुत ज्यादा कि अगर ये रिकॉर्ड दे दिया तो बड़ा मामला हो जाएगा। साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा इसमें एक सवाल और भी है जी, कि क्या जो नाम अभी तक आए हैं वो जेब में रख के पैसे ले जाते थे या हाथ में पकड़ के पैसे ले जाते थे या उसके पीछे भी कुछ लोग थे? अगर हमने उसके पीछे के लोगों को ना पकड़ा, जो मेन जिम्मेदार हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहे होते तो आज ये रोना ना रोया जा रहा होता। उस वक्त अगर दे रहे होते, चूंकि उन्होंने नहीं दी तो क्या वो इसके मुल्जिम नहीं है? क्या वो भी इसकी सजा के मुस्तहिक नहीं है? बिल्कुल। अगर उनको भी सजा ना मिली तो भी ये काम नहीं रुकेगा, ये खेल नहीं रुकेगा। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम अफराद को जिसने इस मुल्क के साथ करप्शन की, लूटा और उस लूट में शराकतदार रहा, क्योंकि ये रिश्वत तो चली होगी ना। अगर बैंकों में अकाउंट है, आप जरा बैंक में अकाउंट खुलवाने जाए, अकाउंट नहीं खुलता, सही बात। एक मुश्किल की जाती है। 2015 का ये केस है, तो उस वक्त के जो FIA के सरबराह थे, ये जो आपने बात की ना 5 महकमों की, तो हलीम साहब आप बहैसियत ऑपोजिशन मेंबर और एक रहनुमा PTI सिंध असेंबली के अंदर, सर ये आवाज उठानी चाहिए या उठाई है कि आप ये रिकॉर्ड तो दें FIA को? सिंध हुकूमत क्यों नहीं दबा के बैठी है ये सारा 10 साल का रिकॉर्ड के? इतने बड़े रिकॉर्ड कहां से थे 10 साल पुराना? हलीम साहब, शायद ये सुप्रीम कोर्ट की जो कल हियरिंग हुई थी, मैंने आज 26 तारीख सुना है, मेरे इत्तेफाक से, मैं ट्रैवलिंग में था तो कल सक्कर था, मैं देख नहीं पाया एक्टिविटी। सुना है कि इन्होंने शायद 4 दिन का टाइम दिया है इनको ये रिकॉर्ड मुहैया किया। जब बात यह कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इनको तो रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ये पैसा इस कौम का पैसा है, इस अवाम का पैसा है, इस टैक्स पेयर का पैसा है। मतलब देने वाला टैक्स पेयर वो भी पाकिस्तानी और जिसपे खर्च होना था वो भी पाकिस्तानी। ये उसका पैसा कैसे चोरी कर सकते हैं? और इनके बाप का पैसा नहीं था। लूटो भेजो, लूटो भेजो, लूटो भेजो, बाहर ले जाओ। और दूसरी जाने इन्होंने करप्शन में भेजा, उन्होंने खाला लेके भेज दिया। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह वास्ते का पैसा आपने किस नाम पे इस्तेमाल किया? उसको आपने मनी लॉन्डर कर दिया। एमक्यूएम के खिलाफ भी कार्रवाई, उस पे असला खरीदे गए। सर एमक्यूएम के जो नाम आया, जो भी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो भी शामिल होता है, एमक्यूएम के जो नाम आया सामने, आपकी हुकूमत के लोग हैं एमक्यूएम में, तो मतलब जो कोलिशन का हिस्सा है एमक्यूएम, तो आप बिला तफरीक एमक्यूएम के खिलाफ करेंगे या एमक्यूएम के साथ तो चले हल्का हाथ रखा जाएगा ना, क्योंकि मिनिस्टर हैं उनके आपके पास, या कर देंगे जी जो है नाम आया सामने करेंगे जी? आप बताइए। हमारे कप्तान तो कहते हैं कि पहली छुरी तो अपनों पे चलाओ। मतलब है कि अगर PTI का कोई बंदा कहीं मिलता है तो सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ वो नहीं है, बख्शिश नहीं है, इदारे आजाद हैं, जिसके खिलाफ कुछ ब्रेक ऑन दिस नोट। अलीम साहब सर इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद अलीम साहब जो बात कंटिन्यू करते हैं। नैब की आज इंडिकेटर्स भी आए हैं, मैं आपको ब्रेक के बाद दिखा दूंगा जी कि इस पर वो कहते हैं कि करप्शन इंडेक्स या जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, विल शो दैट आफ्टर दिस ब्रेक। और एक अहम स्टोरी सुबह सिंध की गवर्नेंस के हवाले से ही होगी बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो उस पर आई है उसमें नैब की रैंकिंग्स के हवाले से, बिलखुसूस करप्शन के हवाले से जो परसेप्शंस हैं उसमें गेन किया है जी पाकिस्तान ने, यानी इंप्रूवमेंट आई है, तकरीबन 9 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आई है, एंड दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन के आने के बाद चीजें मुस्बत तरीके से इसमें तब्दीली आई है जिसको सराहना चाहिए। और इवेंचुअली बहुत से केसेस हैं जिनको मंतकी अंजाम पे पहुंचने, और हम उम्मीद करते हैं
मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। अब एक और अहम स्टोरी पर आते हुए, क्योंकि इसका ताल्लुक सिंध पुलिस की कारकर्दगी से है, और इससे पहले आपको एक फहरिस्त दिखा चुके हैं कि किस तरह इलीगल अपॉइंटमेंट केस के हवाले से एक साबिक आईजी भी केस भुगत रहे हैं नैब का, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस चल रहा है। ये जो मामला है, ये मामला है फेक एम्प्लॉइज को सैलरीज देने का, यानी एम्प्लॉइज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, गोस्ट एम्प्लॉइज थे। आपने गोस्ट स्कूल सुने हैं, गोस्ट उसातिज़ा सुने हैं, ये गोस्ट पुलिस एम्प्लॉइज थे जिनको 130 एम्प्लॉइज को बाकायदा माहाना तनख्वाह 6 साल तक जाती रही किसी और पुलिस वालों के अकाउंट में। और ये 3 रुकनी कमेटी जो है, जिसके सुल्तान ख्वाजा साहब भी जिसके अंदर थे, जो हैदराबाद रेंज के डीआईजी थे, शामिल थे इसमें, उनकी तरफ से भी जो इस वक्त है, इस हवाले से निशानदेही हुई इस कमेटी की तरफ से, इस रिपोर्ट के अंदर 3 रुकनी कमेटी की तरफ से इस रिपोर्ट के मंदरजात और इस पर तबसरा तज्जिया। लेकिन पहले, क्योंकि पुलिस की काविशें भी रही हैं काफी, मुराद अली शाह साहब जो सीएम सिंध है वो भी तारीफ करते रहे पुलिस की, और हम ये जानते हैं कि बड़े कुर्बानियां भी दी गई हैं, चंद काली भेड़े हैं जरूर, लेकिन उन्होंने कहा क्या था मुराद अली शाह साहब ने, ये जरा सुन लेते हैं। मैं ये खुले हम कहता हूँ, कई जगह पे कह चुका हूँ कि कुछ सालों पहले तक हमारी पुलिस फोर्स को उसकी कई वजूहत हैं जिनकी वजह से उनका मोरल डाउन हो गया था, लेकिन इस वक्त मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में हमारी सिंध पुलिस अब है। दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्स में शामिल है। मैं पुलिस की कुर्बानियां या मोरल को उस पर डाउन नहीं करना, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है 130 ऐसे अफसरान, और हम आपको कुछ फहरिस्तें भी दिखा रहे हैं जो फेक थे, गोश्त थे और उनको सैलरीज मिलती थी। हलीम आदिल शेख साहब, मैं ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे और सवाल जो था मैं चाहता हूं कि पहले उसका भी जवाब देते। बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ जो 2 पैनलिस्ट हैं कि जी आप एमक्यूएम के साथ क्या करेंगे, और फिर इस स्टोरी पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हलीम साहब देखिए, वो तो मैंने आपसे कहा कि एमक्यूएम तो हमारी इत्तेहादी है ना, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा तो शिकंजा तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के ऊपर कसा हुआ है। उसमें बड़ा है, किसी पे, हमारे अपने बंदे पे भी, किसी पार्टी के किसी के ऊपर भी अगर इल्जाम आता है तो उसको सपना नैब को, कोर्टों को, एफआईए को, एंटी करप्शन को खुद मुंह देना पड़ेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और लाजमी बात है, जो हमारी पार्टी का होगा और जो इत्तेहादी होगा उसको तो ज्यादा हम चाहेंगे कि ज्यादा पतली छलनी उसको छाना जाए। तो एमक्यूएम से इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन अगर कोई भी, मैं ऐसा कहता हूँ ये तो बड़ी जुल्म की बात है। कोई तो वजह है ना कि आज कराची ने धो दिया इन लोगों को, कोई तो वजह है ना कि आज खालों के नाम पे, खिदमत खल्क के नाम पे कितने, एक मैं कहता हूँ एनजीओ जो खिदमत खल्क, ये खिदमत खल्क हुई है कि जिसके अंदर, और फिर रोते थे पिछले दिनों कि जी हमारे दफ्तर बंद हो गए, खिदमत खल्क को तो खोल दो ना, इसको तो पता चले क्यों खोल दो। ये सब कुछ अगर दफ्तर बंद हुए, खिदमत खल्क इनकी बंद हुई, वो सब भत्ताखोरी का एक वो रास्ता था। बात है ठीक है, अब ये इनकी नई क़यादत जो आई हुई, जो कहते हैं हम पाकिस्तान है, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान है और ये एमक्यूएम लंदन नहीं है। ये इन्हें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी इस KKF से, इन कब्जे के दफातर से, इन कटिंग से, इन सब से इनको। और ठीक है, वेलकम, हमने तो एमक्यूएम पाकिस्तान से इत्तेहाद किया है ना, हमने एमक्यूएम लंदन की बाकियात से इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी ऑपोजिशन में है एमक्यूएम या आपके साथ है? आपकी गुफ्तगू से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उनको अलग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो सर ये तो आप लोगों से पूछा होगा ना पहले कि आप अलग हो गए नहीं हो गए, या आपको अभी भी इत्मीनान नहीं है कि वो अलग हुए उनसे? नहीं, अगर हो भी गए तो क्या उनके जराइम माफ हो गए? नहीं, देखिए फिर भी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि पूरा कर दो। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है यार, कि अगर ये लोग अलग भी हो गए, मेरा सियासत से आपको पता है ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं एक सवाल है मेरा कि अगर मैं अगर मुजरिम हूं, मुल्जिम हूं और मैं किसी से अलग हो गया, तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? फिर एक सवाल मेरा भी ऐड करूंगा। हलीम आदिल शेख साहब से एक सवाल यह भी है कि कराची के अवाम ने आपको, एक सवाल और है हलीम साहब, एक सवाल शेख साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यह है कि कराची के अवाम ने आपको मैंडेट दिया है कि आपने एमक्यूएम की दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और बर्बरत के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, मैदान में खड़े रहे, तो अब उनको ही आपने अपना इत्तेहादी बना दिया। तो ये कोई आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है कि लोगों ने आपको वोट दिया, कि आपने एक दहशतगर्दों के खिलाफ आपने एक आवाज बुलंद की और आपने आवाम से ये वादा किया था कि इन दहशतगर्दों को, भत्ताखोरों को आप कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। आज वो चंद वोटों के खातिर आपके बड़े इत्तेहादी हैं और 2 अहम वजारतें उनके पास है, तो ये आपके कॉल और फेल का तजाद नहीं है? ठीक है, जवाब अब आप दोनों चीजों का। जी
जी मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब, मैं देखिए मैं कह रहा हूं जो मैंने कह दिया। मैम कहते हैं आज भी इनके वो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं उन्हें कोर्ट से अपने आप को क्लियर। आवाज ही इस वक्त हलीम आदिल से बड़ी अहम बात कर रहे थे, आवाज उनकी चली गई सर। नहीं जी, हलीम आदिल शेख साहब का जो इस वक्त लिंक इस्लामाबाद से बड़े अहम मौके के ऊपर जिस तरह जवाब दे रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि वो वापस, ये टूटना जरूरी था, ये टेक्निकल ग्लिच आ गया सर। लेकिन ये जो इससे पहले कि ये वाली जो मामला है ना जिसको हम बात कर रहे हैं उनका जवाब उनसे लेना जरूरी है, तो इस पर बात मजीद नहीं। लेकिन ये जो पुलिस की स्टोरी दी है अंदाज सुमरो साहब आपकी तरफ आते हुए, ये क्या माजरा है? 130 लोग गोस्ट एम्प्लॉइज पुलिस में, मतलब ये गोस्ट इसमें भी घुसे हुए स्कूलों और यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स तक में तो सुनता था, इधर भी चल रहा है ये मामला। सैफान साहब, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, अगर नैब और FIA की तहकीकात की जाए तो ये जिला ठट्टा का सिर्फ मामला नहीं है, ये पूरे सिंध के हर जिले में इतने गोस्ट एम्प्लॉइज हैं। सबको पता है कि जो शीट क्लर्क का ओहदा क्या होता है, और वो SSP जो नाम नहाद जो ईमानदार SSPs हैं, DIGs हैं, उन तक भत्ता किस तरह पहुंचता है, और गोस्ट एम्प्लॉइज कितने होते हैं, पुलिस के सिपाही की नौकरी कितने पैसों में बिकती है, उसमें सियासतदानों का, हुक्मरान जमायत के लीडरान का कितना हिस्सा होता है, वो एक ओपन सीक्रेट है। आज ही FIA और नैब अगर इसकी तहकीकात शुरू करे तो ये सारे स्कैंडल आपको सिंध के हर जिले में मिलेगी। दूसरा, मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि ये सिंध की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्स है, चंद अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मैं, आप, अंसार साहब और अवाम आज जो हम सुख और चैन की नींद सोते हैं, तो उसमें यकीनन उन शहीद पुलिस अहलकारों का लहू भी शामिल है, उन्होंने हमारे सुकून के लिए कुर्बानी दी। लेकिन खुद मुराद अली शाह साहब के हल्के 7 का मैं एक मिसाल दूं, वहां पर एक DSP पंवर है जो एक गरीब सोलंगी साहब है, उनकी जमीन पे कब्जा कराने के लिए वो पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं। उसमें CM साहब का भी नाम आ रहा है सामने, एक कोई गहणो जतोई है उनका नाम भी सामने आ रहा है, और एक काजिम जरदारी है जिनके लिए कहा जा रहा है कि जरदारी हाउस की उनको सपोर्ट हासिल है। तो ये मुराद अली शाह साहब, इस प्लेटफार्म से हम ये मुतालबा करते हैं कि उस गरीब की जो जमीन छीनी जा रही है पुलिस के थ्रू, तो पुलिस को उस मामले से बाहर निकाले, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में और सिविल सूट में ज़ेर समाअत है। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि 19 पुलिस अफसरान हैं जिनमें SSPs और DIGs हैं। गुलाम हैदर जमाली के खिलाफ केस चल रहा है, और शाह साहब जो हैं DIG वो जेल में है गलत अपॉइंटमेंट पे। तो 19 पुलिस अफसरान के खिलाफ सिंध पुलिस की अपनी तहकीकाती कमेटी ने कहा है कि ये 19 पुलिस अफसरान, जिनमें 3 DIG हैं, हाजिर सर्विस कराची के, खादिम रिंद है, और अपना ओढो साहब हैं, और सब के सब अपनी जो है पोजीशंस पे हैं। उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन खुद इनको ओहदों पे बिठाए हुए हैं। तो ये तो बड़े मामला इस वक्त गंभीर हैं यहाँ के। लेकिन हलीम साहब वापस आ चुके हैं, तो हलीम आदिल शेख साहब आपके सवाल थे, उस पर टेक्निकल ग्लिच आ गया था कोई, तो प्लीज यू कैन आंसर नाउ हलीम आदिल शेख साहब, बड़ा हम सुनना चाहते हैं जवाब उस बारे में। जी, जो सवाल पूछे थे हलीम साहब। जी देखिए, मैंने बताया कि हमारी जो भी डायलॉग्स हुए, हमने तय किया हुआ है कि जो भी जिस पे भी कोई इल्ज़ाम है उसको कोर्ट से क्लियर होकर आना पड़ेगा, और अगर कोई कन्विक्ट होता है तो उसका किसी भी सूरत में उसको माफ़ी या कोई NRO या कोई फेवर नहीं मिलेगी, हाँ कोई भी। और दूसरी बात, हमने पहले कहा कि ये जो लोग आए इन्होंने अपने आप को अलहदा किया अल्ताफ हुसैन से, इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन अभी तक इनको साबित भी आगे करना पड़ेगा। वो लोग जो उस वक्त अल्ताफ हुसैन को आज भी अपना कायद तस्लीम करते होंगे, जो उसकी भत्ताखोरी मुहिम में शामिल रहे, और आज भी मैं इनको फिर भी बेल आउट नहीं कर रहा, मैं कहता हूं अगर कोई इल्जाम है इन पर साबित हो गया तो कोई किसी का हिस्सा नहीं होगा। हम किसी को स्पेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और बात यह है कि हमारी नजर में जो पहले भत्ताखोर था वो आज भत्ताखोर है, जो पहले डाकू था वो आज है। किसी पे इल्जाम साबित होगा तो उसको निकाल के बाहर हम अपने साथ उसको साथ कभी लेकर पुलिस पर आपसे बात करता हूं। हलीम साहब एक सेकंड में बताइएगा, साबित हो जाए जो बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का पनामा केस था तो आप लोग इस्तीफे का मुतालबा करते थे, साबित नहीं हुआ था उस पर अदालत से, आप कहते थे मुस्ताफी हो जाए, तहकीकात हो शफाफ तरीके से, और फिर साबित हो या कुछ हो आप पहले मुस्ताफी हो जाए। तो सर अगर कोई आपके रैंक्स में यानी विद इन MKM के कोलिशन की वजह से आ गया जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा है, तो फिर साबित होने का इंतजार ना करें ना, जैसे बाबा रवान साहब ने एक मिसाल सेट की है, तो व्हाई नॉट दैट हलीम साहब, ये नहीं होना चाहिए?
नहीं जी, मैं समझता हूं कि किसी पे इतना बड़ा इल्जाम आए तो बाबर अवान की मिसाल को लेते हुए बड़े कैरेक्टर का मुजाहरा करना चाहिए, इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स का मुजाहरा करना चाहिए और खुद ही कर लेना चाहिए इनको। बाकी इमरान खान से आप ना समझिए कि उनके पास से किसी को स्पेयर किया जाएगा, किसी अपने को या किसी पराये को, ना किसी को एनआरओ मिलेगा ना किसी को फेवर मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, वो गरीब आवाम को आगे ले जाना चाहते हैं, वो गरीब आवाम को फेवर्स देना चाहते हैं कि नहीं। ये बड़े बड़े मगरमच्छों को, किसी को हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का।